दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और इस बेहद ही खास सुबह में की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहूँगी, असनन पूनम के निर्मल चनरमा बड़ा मन भावन है। फर फर जे धरती के आंचर, फहरे तो मुस्के गगनमा बड़ा मन भावन है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज इस सुबह में नेहा को क्या हो गया, अचानक से इसकी जो जुबान है ये मगही की भाषा से इतनी ज़्यादा मीठी क्यों हो गई है। आपको बता दें दर्शकों कि आज जो मेरी जुबान पर ये मीठी प्यारी सी बोली है, इसका कारण कुछ और नहीं, कारण है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद बेहद ही खास मेहमान। वो हैं एक ऐसे कवि जिन्होंने बिहार की बेहद ही मीठी भाषा मगही को न तो सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि देश विदेश में भी उसको एक पहचान दिलाई है, उसका नाम रोशन किया है। तो चलिए दर्शकों, हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान। आपको बता दें कि आज जो हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं वो कवि और सह सहायक इग्नू दिल्ली में हैं। उनका नाम है संजय कुमार मुकेश। सबसे पहले तो संजय कुमार मुकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नेहा जी मैं बता दूं, मैं संजय नहीं, मैं संजीव कुमार मुकेश हूँ। संजीव कुमार मुकेश मेरा नाम है और तमाम हम श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। मैं गोड़ लगता हूँ, प्रणाम करता हूँ मगध की इस धरा से। पुनः आप सबको नमस्कार। बिल्कुल, बिहार बिहान की शुरुआत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने गलत नाम ले लिया। बिहार बिहान की हमने शुरुआत की है। जब बिहार की हम बात करते हैं और आप बिहार की मिट्टी से आपका नाता है और इसके साथ ही बिहार की भाषा को लेकर आप, जैसा कि मैंने बताया, कई राष्ट्रीय मंचों तक आपने पहुँचाया है इस खूबसूरत भाषा मगही को। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना आपके द्वारा बिहार के ऊपर कुछ पंक्तियों के साथ की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मतलब मेरे मन की बात, चूँकि हम बिहार के लोग अपनी जिजीविका के लिए जाने जाते हैं जी। हम अपनी मेहनत के लिए, हम अपनी मेधा के लिए जाने जाते हैं। बस चंद पंक्तियां मैं हिंदी की, चूँकि अभी हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है, हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम अपने राजभाषा को यहाँ से श्रोताओं तक पहुँचाएं। मैं कुछ पंक्तियां आपको देता हूँ, उसके बाद मगध की जो मीठी बोली है मैं उस तक आपको ले चलूँगा इस सफ़र में। क्या बात है, बिल्कुल। कि जिसका श्रम शक्ति है अनंत। बिहार क्या है, क्यों बिहार को लोग जानते हैं, क्यों बिहार के लोगों को हर विदेशों में भी इतना सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, मैं वो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। श्रोताओं के चरणों में मैं रखता हूं ये पंक्तियां। कि जिसका श्रम शक्ति है अनंत, मेधा जाने सारा बिहार। हम हैं बिहार, 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 हम हैं बिहार। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद ही खूबसूरत। और दर्शकों, मुझे लगता है अब आपको इल्म हो चुका होगा कि कितना खूबसूरत होने वाला है हमारा आज का ये बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान की शुरुआत। जब बिहार की कुछ ऐसी खूबसूरत पंक्तियों के साथ हो तो क्या ही बात हो। इसके साथ ही संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में, जैसा कि मैंने कहा, कि कई भाषाएं बोली जाती है, चाहे हम बात करें मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, भज्जिका, ऐसी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मगही। उसमें से आपने मगही ही क्यों चुना, कोई विशेष कारण रहा होगा? देखिए, मगही को चुनने का कारण सिर्फ ये है कि यह मेरी माँ की भाषा है। मैंने जिस धूल में अपने जीवन को जहाँ लेट के मैंने आगे बढ़ा, और माँ से प्रिय तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, और माँ की भाषा अपनी भाषा होती है। और जिस भाषा में हमने जीवन के पहले शब्द बोले हों, उससे प्रेम लाजमी है। सबको पता है कि अपनी भाषा, और जितने भारत में अनेकों बोलियाँ हैं, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, तो हर एक भाषा उतनी ही समृद्ध है, उतनी ही मीठी होती है। तो चूंकि ये हमारी भाषा है, माँ की भाषा है, इसलिए हमने मगही को चुना है। बिल्कुल। तो ये जो आपकी माँ की भाषा है, जो बेहद ही मीठी और बेहद ही कर्णप्रिय होती है, तो हम चाहेंगे क्यों ना एक आपकी रचना हम सुने मगही भाषा में। ज़रूर ज़रूर। देखिए, क्या होता है कि हम बिहार के लोग जब कहीं जाते हैं तो हमारे पहनावे, हम कितना भी कुछ भी पहने, लेकिन हमारे साथ ये गमछा जरूर होता है। क्या बात है। और ये गमछा सिर्फ बिहार की पहचान नहीं है, भारत के संस्कृति, हमारे ये समृद्धि की पहचान है। मैं इसको मगही की कुछ पंक्तियों में मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है, इस पूरे गमछे को। ये काफ़ी बड़ी कविता है, लेकिन कुछ लाइनें मैं समर्पित करना चाहता हूँ आप श्रोताओं को, और यहाँ से गुजारिश भी करूँगा कि हम अपने रहन सहन को
कभी किसी के बहकावे में आके या किसी कमतर के ना प्रभाव आके। में आके हम अपने आप को कमतर ना आपे। बिल्कुल। हमारे पास हमारी संस्कृति ने जो भी दिया है वो हमारे लिए गौरवपूर्ण होता है, बिल्कुल। हम उसे लेके चलें। अभी आपने देखा भी होगा, एक बार बहुत एक पंक्तियां मेरी बहुत वायरल भी हुई थी कि एक सवाल हुआ था दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में जी। कि मैगी क्यों पिछड़ रही क्यों है। पिछड़ रही तो है, मैंने बिल्कुल। वहाँ पे एक लाइनें कही थी कि देसी मुर्गी बिलायती बोल के चक्कर में पिछड़ रहा है मैगी। बिल्कुल। यानी हम देसी लोग यदि बिलायती बोल को ज़्यादा आंकने लगेंगे तो निसंदेह हम कहीं ना कहीं अपने घर, अपने द्वार, अपने आंगन को पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो मैं चूंकि गमछी की बात हुई, मगही की बात, और गमछी हमारे लिए गौरव का विषय है, तो कैसे है मैं आप सबों को सुनाता हूँ कुछ पंक्तियाँ बिल्कुल। कि बात नहीं खाली गमछा के, ये गमछा नहीं है कि ये बात नहीं खाली गमछा के, ये बात हमर अभिमान के है विविध रंग जे भारत के, गमछा एक कर पहचान है। क्या बात है। ये बात नहीं खाली गमछा के, ये बात नहीं खाली गमछा के, ये बात हमर अभिमान के है विविध रंग जे भारत के, गमछा एक कर पहचान है। क्या बात की है गमछा में वो लिखे कि यह गमछा माथा पर पगड़ी साफा बन जाए। इसी गमछा को यदि हम दूसरे रूप में कहीं लेते हैं तो वह अलग परिवेश में अब हमारे चरित्र को ढाल देता है। तो मैंने लिखने का प्रयास किया है कि यह गमछा माथा पर पगड़ी साफा बन जा है, रंग बिरंगा गमछा ही पट्टी अस्टॉल कहा है। कि यह गमछा माथा पर पगड़ी साफा बन जा है, रंग बिरंगा गमछा ही पट्टा अस्टॉल कहा है, यह गमछा भगत सिंह के माथा के पगड़ी है। कि यह गमछा भगत सिंह के माथा के पगड़ी है, संस्कृति संस्कार ले गमछी बड़गो एक कड़ी है। यह गमछा ओढ़ कते भैया नेता बन गेला। कि यह गमछा ओढ़ कते भैया नेता बन गेला, अब बांध मुरेठा माथा पर मजदूर चला बैठेला। ये मेहनत कश मजदूरी के ईमान हके, है विविध रंग जे भारत के, गमछा एक कर पहचान है विविध रंग जे भारत के, गमछा एक कर पहचान है। क्या कुछ और लाइनें बिल्कुल। कि अन्नदाता के खून पसीना गमछे रोज सुखावा है। बिल्कुल। अन्नदाता के खून पसीना गमछे रोज सुखावा है, कितना गरीब यह गमछा के ओढ़ा और बिछावा है। कि अन्नदाता के खून पसीना गमछे रोज सुखावा है, कितना गरीब यह गमछा के ओढ़ा और बिछावा है। कि यह गमछा से बांध सूत रानी बनली मर्दानी। यह गमछी से बांध सूत रानी बनली मर्दानी, यह गमछी में बांध कलौआ पहुंचहूं खरियानी। यह गमछी से गैठी जोड़े 7 जन्म के रिश्ता। यह गमछी से गैठी जोड़े 7 जन्म के रिश्ता। यह गमछी में बांध माए भेजा हल काजू पिस्ता। ये नहीं है गजभर पूरा हिंदुस्तान हके, है विविध रंग जे भारत के, गमछा एक कर पहचान है विविध रंग जे भारत के, गमछा एक कर पहचान है। संजीव जी, अभी हमने जाना मगही भाषा के बारे में, आपने गमछे का इतना प्यारा सा वर्णन दिया, हमने ये सारी बातें सुनी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं में जो इस वक्त बदलाव हुए हैं या बढ़ोतरी हो रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन बढ़ोतरी, उन बदलावों को साहित्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार से देखते हैं। इसमें क्या है कि जब हमारे युवा अपनी कदम जिस ओर बढ़ाएंगे, निसंदेह बदलाव मिलना ही है जी। और जब हमारे साथ इतनी बड़ी समृद्ध विरासत हो, हमारे साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने असंख्य रचनाएं रच दी हैं, जिनका पूरा विश्व में मान बढ़ रहा है इस रचनाओं के माध्यम से, और जब युवा इस ओर आए हैं, युवाओं में अब इस दरमियान कुछ वर्षों में युवाओं में अब साहित्य के प्रति थोड़ा लगाव भी बढ़ा है और इसमें वो अपना कैरियर भी तलाश रहे हैं जी। मतलब यदि आप एक कवि हैं तो आप स्टारडम में जी सकते हैं। इस वजह से लोगों का रुझान भी इसमें बढ़ा है, कैरियर के रूप में भी लोग साहित्य को लेने लगे हैं और निसंदेह कई एग्जाम्पल हमारे पास अभी हमारे देश में हैं जिन्होंने साहित्य के माध्यम से माँ हिंदी की सेवा करके अपने जीवन को एक बहुत उत्कृष्ट ऊंचाई पे पहुंचाए हैं। तो युवा जब जिस और भी युवाओं की कदम, उनकी ऊर्जा जिस ओर बढ़ेगी, निसंदेह साहित्य उस ओर और उस रफ्तार बढ़ेगी इसकी। जहाँ तक मगही की बात है या लोक भाषा की बात है, तो हम युवा पहले
संकुचित हो जाते थे कि यदि हम अपनी भाषा में बात करें तो लोग क्या समझेंगे कि लगता है इसको इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी नहीं जानता है, इसलिए ये अपनी भाषा में बात करता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। इस कोरोना काल में मैं जितने भी पोस्ट या कुछ भी लिखता था तो मैं उसमें एक शब्द लिखता था, मुझौसा कोरोना। अच्छा। मुझौसा कोरोना। जी। तो देखिए, हमारी जो लोक भाषा होती है, हमारी जो मगही है, वो एक अलग मिठास है। उसमें यदि हम किसी को गाली भी देते हैं ना तो बहुत ही उसमें आपको खूबसूरत घृणा नहीं लगती आएगा, उसमें आपको एक मीठापन होगा। बिल्कुल। तो उस जैसे माई जब किसी को गाली देती है तो माई कभी कई फटौना बोलेगी। कई फटौना मतलब करज, है ना। तो कई फटौना। और जबकि अन्य गालियां आपको बहुत अपने आप में हीन भावना से चोटिल ग्रसित करता है, करेगी लेकिन थोड़ा, बिल्कुल। इसमें आपको कई फटौना यदि माँ कह रही है तो आपको नहीं दिक्कत लगेगा। मुझौसा हमने लिखा, मुझौसा मतलब जिसका मुंह जरा हुआ हो, एकदम जल गया आग से, है ना, मुझौसा कोरोना। तो उस समय मैंने हैशटैग मुझौसा कोरोना डाला था और खुशी इस बात की हुई कि फिर वो उस समय कंटिन्यू कई लोगों ने उसको हैशटैग शुरू किया। तो मेरा कहना है कि जब आप किसी चीज़ को आप जब डिलीवर करेंगे, किसी के पास पहुंचाएंगे, तभी लोगों को उसकी मिठास या उसके बारे में उसकी तासीर पता होगी, तो लोग उसको अपनाना शुरू करेंगे। मैं जितने भी बड़े मंचों पे जाता हूं, निसंदेह श्रोताओं का प्यार है, मित्रों का प्यार है कि वो मगही की बात ज़रूर करते हैं और मगही की एक रचनाएं मेरे से ज़रूर सुनते हैं। तो ये एक लगता है कि हमने जो पहला कदम बढ़ाया है, उस कदम को और रफ्तार मिले, उसके हमारे लिए बहुत बड़ा ऊर्जा का काम करता है। बिल्कुल। इसके साथ ही आपने कई राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। मगही की जो आवाज़ है उसे आपने बुलंद किया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अपनी मातृभाषा को लेकर आगे चलना किस प्रकार चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए, जैसा कि अभी आपने बताया? देखिए, चुनौतीपूर्ण ये रहता है कि जब आपके पास सड़क बनानी हो और आपके पास एक मेड़ मिल जाए, अलंग मिल जाए, तो उस अलंग को थोड़ा सा तो ठीक ठाक करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन जब आपको इस भाषा की मिठास, इस भाषा की तासीर, इस भाषा के बारे में लोगों को पता चलेगा और आप उसको उस रूप में डिलीवर करें कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो फिर राहें आसान हो जाती हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि जब मैं कहीं जाऊं तो मेरी पहचान मगही से है। माँ हिंदी की सेवा भी करता हूँ और माँ की सेवा क्या करूँगा, माँ ने तो हमें बढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, तो माँ की सेवा की बात मैं नहीं करूँगा। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस भाषा में हमने पला बढ़ा है, उस भाषा को तो निसंदेह अपने जीवन में ही उतारना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ कहीं बढ़ा रहा हूँ इसको, ये तो हमारे रग रग में है। तो बस सिर्फ इसको डिलीवर करना है, संकुचित नहीं होना है, संकोच नहीं करना है। जो हम हैं दुनिया को वो दिखाइए। जहाँ बनावटीपना होगा तो वो क्षणिक होता है। सिंपल एग्जाम्पल, हम मेकअप करते हैं तो स्क्रीन पे तो खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन बाद में हमारी वो खूबसूरती नहीं रह जाती है। तो बनावटीपन नहीं रखना है, हमेशा जो हम हैं लोगों को डिलीवर करें। हो सकता है कि आपकी सफलता थोड़ी विलंब से मिले, लेकिन जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, जो एकदम सॉलिड करेंगे, आप बिल्कुल पूर्ण तरीके से करेंगे, जानेंगे कि भाई ये यही है, बिल्कुल बनावटीपन नहीं है। मुकेश जी, मेरे मन में एक और बात उठ रही है इस वक्त कि जैसा कि आपने बताया, अपनी मातृभाषा को लेकर चलना, बिल्कुल जैसा मैंने कहा, बहुत ही मुश्किल होता है। कई सारी परेशानियां, कई सारी कठिनाइयां आती हैं रास्ते में आपके सामने। अभी के जो युवा हैं, जो इस वक्त उभरते हुए कवि हैं या फिर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिल सके, वो अपनी मातृभाषा को लेकर आगे बढ़ सके? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो कि हम अपने, हमारी जो थाती है, हमारे जो बड़े साहित्यकारों ने जो रचनाएं लिखी हैं, उनको हम पहले पढ़ें और उसके बाद हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा में जो कुछ नयापन है, नयापन ना कहेंगे क्योंकि वो तो एंशिएंट है, इतिहास है हमारा, हमारी संस्कृति है, उसको नयापन नहीं कहेंगे, लेकिन जो उसमें वैसी चीज़ है जो जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, उसको हम जहाँ पे भी मौका मिले वहाँ उसको छोड़िए मत। आप देखेंगे मेरे हिंदी के गीतों में भी आपको मगही की खुशबू आएगी। मगही के गीतों में, हिंदी के गीतों में भी हम मगही के शब्द पिरोते हैं। कुछ जब रचनाएं मैं आपको सुनाऊंगा तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी की रचना, लेकिन आपको उसमें एकदम लगेगा कि बिहारीपन है। तो ये अनायास होता है, ऐसा नहीं कि मैं इसको जान के या सोच के लिखता हूँ कि ऐसा लिखना है, ये नहीं। ये हमारे अंदर, हमने एक बिहार को अपने अंदर बसाया है, हमने अपने अंदर मगही को बसाया है, मगही को हम जी रहे हैं। तो जब जिस चीज़ को आप जिएंगे, निसंदेह वो आगे निकलेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब अभी के युवाओं की हम बात करते हैं तो ये बेहद ही दुखद होता है कि कई युवा अपनी भाषा को छोड़, जैसा आपने बताया कि विलायती भाषाओं की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे होते हैं। जी। इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? रोजगार मेरे ख्याल से इसका कारण होता है कि
सबसे पहला ज़रूरी क्या होता है, जैसे मैं ही आप मुझे लेंगे तो मैंने जीवन यापन के लिए नौकरी चुनी है, मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी में जो समय बच पाता है वो माँ हिंदी और माई मगही को मैं देता हूँ, जो भी समय निकल पाता है उसमें से। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे परिवार का होता है, क्योंकि घर के कुछ इतने ज़रूरी काम होते हैं जिस ज़रूरी काम को मुझे करना चाहिए था, लेकिन वो मेरी पत्नी करती हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। यानी मैं यूँ कहूँ, आपको यहाँ बता दूँ कि लिखता तो मैं बचपन से था, लेकिन बीच में ये जीवन के आपाधापी में चीज़ें छूट गई थी, तो पुनः उन्होंने मुझे प्रेशराइज करके हमारे अंदर की इस चीज़ को दोबारा उन्होंने पुश जागृत किया है। जैसा आपने बताया बचपन से आप लिखा करते थे, हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कोई वाक्य या कोई किस्सा रहा होगा या कोई व्यक्ति होंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिली और साहित्य की ओर आपका रुझान हुआ होगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल और बहुत ज़रूरी भी। मैं बताऊं कि मेरे घर का पूरा वातावरण साहित्यिक है। मेरे पिताजी अभी सुन भी रहे होंगे मुझे, वो मगही के जाने माने साहित्यकार हैं, उमेश प्रसाद उमेश। उनकी कई रचनाएं विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मतलब हमारे यहाँ यदि कोई गेस्ट भी आते थे तो वो कोई कवि या कोई साहित्यकार ही आते थे, तो उनका सानिध्य मिला। और जब आप बरगद की छांव में होंगे तो निसंदेह आपको छाया तो मिलेगी, छाया तो मिलेगी ही। बिल्कुल। संजीव जी, हम चाहेंगे कि आप चाय के ऊपर जो आपकी रचना है आप हमें सुनाएं। निसंदेह। और ये मैं बताऊं कि मेरी मगही की पसंदीदा रचनाओं में से एक है, और मेरी नहीं, रचना तो श्रोताओं के लिए होती है और श्रोताओं का काफ़ी स्नेह प्यार मिलता है इस रचना के लिए। ये एक व्यंग हमने चाय पे लिखा है, चूँकि चाय भारत के तरफ से बनाया गया पेय पदार्थ नहीं, हम तो मट्ठा पीने वाले लोग हैं, दूध पीने वाले लोग हैं। तो एक व्यंग लिखा है कि ये चाय के ऊपर एक कटाक्ष कह सकते हैं, वो है मैं पढ़ता हूँ कि ससुरी चाय बड़ी बलाए। ऐसा ना है कि आपके चाय का जायका मैं खराब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी है इस प्रमुख चैनल के माध्यम से कि ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाऊं ओजय मिल जाए ये ससुरी चाय। क्योंकि आज चाय के बिना कोई सम्मान, कोई भी घर में आओ भगत, इसके बिना नहीं होता। तो मैं शुरू करता हूं कि ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाऊं ओजय मिल जाए ये ससुरी चाय। कि ऑफिस की थाना कि मरा दो जनाना, कि ऑफिस की थाना कि मरा दो जनाना, चाहिए से रिश्ता पड़े है निभाना। कि ऑफिस की थाना कि मरा दो जनाना, चाहिए से रिश्ता पड़े है निभाना। बूढ़ी दादी के बोरसी चाहे बाबा के बरसी, भोरे भोर बस बेड टी और कुछ नहीं सुहाए ई ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाऊं ओजय मिल जाए ई ससुरी चाय। क्या बात है। अपने वो छोड़ देलक हमरा पकड़ा के। क्योंकि भारत चाय पीने वाला देश नहीं है जी। ये तो मट्ठा और वो मकई के रोटी और हम लोग वो खाने वाले लोग हैं, दूध खाने वाले लोग हैं, पीने वाले लोग हैं। तो अपने वो छोड़ देलक हमरा पकड़ा के, पिए हके दही मट्ठा हमरा टरका के। कि अपने वो छोड़ देलक हमरा पकड़ा के, आ पिए हके दही मट्ठा हमरा टरका के, लेके घूम रहलू हाँ ढेरों रोग बलाए ई ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाऊं ओजय मिल जाए। क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत। कि मॉल की दुकान चाय हर जगह उपलब्ध है, कि मॉल की दुकान कि झोपड़ी की मकान, अमीर चाहे गरीब सबके घर में चाय सुबह सुबह बनने हैं। कि मॉल की दुकान कि झोपड़ी की मकान, रोड के हर चौथा घर है अब चाय की दुकान। बिल्कुल। कि मॉल की दुकान कि झोपड़ी की मकान, रोड के हर चौथा घर है अब चाय के दुकान। ग्रीन टी मसालेदार टी के नाम पे खूब हो रहा कमाए ई ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाऊं ओजय मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत। पहले कुटुम ही जाके, कुछ और पंक्तियां हैं कि पहले कुटुम ही जाके अब अनुभव ढीड़ा खा के। कि पहले कुटुम ही जाके अब अनुभव ढीड़ा का के, अब तो ससुरारों में मिले लगल चाय दालमोट मिठाई ई ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाऊं ओजय मिल जाए। एक अमीरी गरीबी के बीच फर्क मैंने बताने का प्रयास किया है चाय के माध्यम से कि बेटी के बरतुहारी चाहे मुखिया जी के दुआरी, बेटी के बरतुहारी चाहे मुखिया जी के दुआरी, की नुक्कड़ की चौराहा की महल अवटारी, की नुक्कड़
की चौराहा की महल अवटारी के जो पन टिटोर चाय के जो डालल है मलाय ई ससरी चाय बड़ी बलाय जे घर जाऊं ओजय मिल जाए ई ससरी चाय ई ससरी चाय। क्या बात है, क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत। मुझे लगता है जो बहुत सारा जो हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे ये कार्यक्रम, उनमें से बहुत सारे लोग होंगे, इनफैक्ट 95% लोग ऐसे होंगे जो चाय प्रेमी होंगे, क्योंकि भारत देश ऐसा ही है जहाँ पे चाय प्रेमी लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब वो भी चाय के ऊपर ये कटाक्ष सुन रहे होंगे तो आमतौर पर लोगों को चाय के ऊपर कटाक्ष पसंद नहीं आती, मगर ये इतनी खूबसूरत सी कटाक्ष है जो हर किसी को बहुत ही पसंद आ रही होगी, हर किसी को बहुत ही लुभा रही होगी। ये मघी की मिठास है। बिल्कुल बिल्कुल, मघी है ही ऐसी कर्णप्रिय भाषा। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे संजीव जी कि हर कवि की अपनी एक विशिष्टता होती है। कोई श्रृंगार रस पे लिखता है, कोई देशभक्ति पर लिखता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो कविताएं होती हैं उनकी विशिष्टता क्या होती है? ये सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं बताऊं कि कवि को किसी एक रस में हम बांध नहीं पाएंगे। कवि की आंखें चारों तरफ खुली होती हैं, या कहूं कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि वाली कहावत सब लोग जानते हैं। तो जो भी समाज में वैसी चीजें जिसे लगता है कि जिसकी आवाज हम बन पाए, माँ शारदे की कृपा से हमारी कलम उस ओर चल पाए, तो ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो वैसी चीज़ों को लिखने का प्रयास, अनायास यूँ कहें कि लिखने का प्रयास क्या माँ शारदे के आशीर्वाद से ही कुछ हो पाता है, तो उस तरफ हमारी कलम चल पड़ती है जहाँ लगता है कि उनकी आवाज़ बननी चाहिए, उनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए लोगों तक। बिल्कुल, तो ये एक आप ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। उन जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होती है उन्हें आप आवाज़ देने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने कलम के माध्यम से। इससे मुझे याद आया, मैंने आपकी एक कविता पढ़ी थी, आपकी एक रचना पढ़ी थी मैंने, पलायन के ऊपर। मैं चाहूँगी कि उसकी 2 पंक्तियाँ छोटी सी आप ज़रूर बताएं। उसके कुछ बंद। ये पंक्तियाँ उस समय मैंने लिखी थी जब इस मुँहझौसा कोरोना का काल आया था पहली बार, और पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। लोग सड़कों पे दौड़ रहे थे, और जिनके श्रम के माध्यम से हम अपने घर में बैठ के ऐसो आराम की ज़िंदगी लेते हैं, जिनके श्रम से हमारे मजदूर भाई, उन्हीं के श्रम से हम सोफा पे बैठे होते हैं या अन्य सुख सुविधा का उपयोग करते हैं हम, तो उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, काफ़ी लोगों ने सराही थी। मैं कुछ बंद उसका रखता हूँ। अभी तक हम लगातार तहत में पढ़ रहे हैं, लोग मुझे गीतकार के रूप में भी जानते हैं, तो एक गीत मैं रखता हूँ उसमें। कि रे चंदा, क्या बात है, फिर से चले आओ देश। हमने जो हमारे मजदूर भाई हैं, हमने उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, चंदा। कि रे चंदा, फिर से चले आओ देश, कि दूध कटोरी मिलके बाटें, कि दूध कटोरी मिलके बाटें, अब न रहो परदेस, रे चंदा फिर से चले आओ देश। उनका गांव उनको बुला रहा है। गांव की ओर से मैंने ये लिखा है कि जिस गांव के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं, और उस समय जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो उनका गांव उन्हें बुला रहा है कि तुम वहाँ क्यों गए हो, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ हमारे पास सब कुछ है, दूध की कटोरी में हम मिल के खा लेंगे, लेकिन वहाँ मत रहो। मैंने पंक्तियाँ लिखी है। फिर देखिए कुछ पंक्तियाँ और। कि सूनी गलियाँ सूने डगर हैं, मौन पवन पुरबैया, सूनी गलियाँ सूने डगर हैं, मौन पवन पुरबैया, रोज बथान से राज निहारे बूढ़ी कारी गैया, रोज बथान से राह निहारे बूढ़ी कारी गैया, खेत कियारी बोली उठी अब
कि खेत की आरी बोली उठी, अब बांटेंगे जीवन से। रे चंदा फिर से चले आओ क्या बात है, देश, क्या बात रे है। चंदा फिर से चले आओ बेहद देश, ही रे खूबसूरत, चंदा फिर से चले आओ देश। बेहद ही खूबसूरत। और कई बार ऐसा होता है कि जैसा अभी आपने बताया कि कवियों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है मुकेश जी। जैसा आपने बताया कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हम आपसे जानना चाहेंगे बतौर साहित्यकार, एक साहित्यकार के कंधों पर किस प्रकार ये जिम्मेदारी होती है कि समाज को एक बेहतर ढांचे में ढाल सके या समाज को एक बेहतर आईना दिखा सके। बतौर साहित्यकार आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, साहित्य जो है समाज का आईना आईना होता है। होता है, बिल्कुल। तो हमारी रचनाएं निसंदेह, कोई भी आप लघु कथा, कहानी, कविता, गजल, कुछ भी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, आपके आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं या जो कभी कभी तो ऐसी आपको रचनाएं मिलेंगी जो कोई कवि ने 20 वर्ष पहले लिखा है और वो आज भी सटीक होता है। तो ये कवि के ऊपर एक दैवीय शक्ति है कि आज की घटनाएं और आने वाली घटनाओं को मां शारदे के आशीर्वाद से वो शब्दों में ढाल देते हैं, जो हमेशा लोगों के लिए प्रेरणादायी भी होता है। जी, बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे एक और बात कि जब कवि कोई भी चीज़ें लिखते हैं या कोई भी उनकी रचनाएं होती हैं वो हमेशा के लिए याद रखी जाती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब कोई भी कविता लिखते हैं तो आपके मन में उद्देश्य क्या होता है? एक मोटिव कुछ होता होगा कि इस कविता से शायद कुछ एक मैसेज देना है या फिर किसी का उद्धार करना है ताकि किसी को संदेश मिल सके। क्या रहता है आपके मन में? हमेशा देखिए, रचना लिखने का पहला उद्देश्य यही होता है कि हम रचना के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश जरूर हम दे पाएं, नहीं तो फिर उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब तक हम रचना में कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे लोगों के लिए, लोगों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों की बात करनी ज़रूरी है। जब लोगों की बात करेंगे, उनको लगेगा ये मेरी बात हो रही है, तो उनको पसंद भी आता है, रोचकता बढ़ती है और लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। बिल्कुल। जो इस वक्त युवा दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में है कि मेरा रुझान साहित्य की ओर काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कई युवा भी हमें देखने को मिलते हैं जिनका रुझान साहित्य की ओर बढ़ रहा होता है, मगर कहीं ना कहीं उन्हें सही दिशा नहीं पता होती है, सही डायरेक्शन नहीं पता होता है कि किन चीज़ों को उन्हें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार उन्हें अपनी कलम को मोड़ना चाहिए, वो उन्हें नहीं पता होता है। आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा एकमात्र संदेश मैं हर मंचों से यही देता हूँ कि कवि तो नैसर्गिक गुण है, ईश्वर की असीम कृपा होती है, लेकिन कोई भी कवि अपने मेहनत तो आपको करना होगा, आपको अधिक से अधिक साहित्य पढ़ने होंगे, उत्कृष्ट साहित्य को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जब आप कुछ लिखेंगे तो निसंदेह वो अनुकरणीय भी होगा और लोगों को पसंद भी आएगा। बिल्कुल। इसके साथ ही मुकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की समग्र चेतना का जो ये देशभक्ति गीत है, यही तो मेरा देश है, जिसे आपने लिखा है और मेरी जानकारी के हिसाब से आपने स्वर भी खुद ही दिया है। जी जी जी। तो चूंकि ये मौका है, आप हमारे समक्ष बैठे हैं, तो दर्शक भी हमारे चाह रहे होंगे कि आपकी ज़ुबानी हम इस गीत की के 2 लाइन सुन सकें। हाँ, कुछ पंक्तियाँ ज़रूर। हमारे लिए सौभाग्य का विषय भी है कि इस बिहार बिहान के समृद्ध मंच से उस गीत को की कुछ पंक्तियां मैं गुनगुना रहा हूं। आपने ये अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत 8 अगस्त को रिलीज़ हुआ था और पूरे देश भर में के लोगों ने काफ़ी स्नेह प्यार दिया। कई जगह पे ये काफ़ी चर्चित भी रहा यह गीत। तो मैं कुछ पंक्तियाँ, चूँकि अभी हम भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भारत का अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। हम भारतीयों को के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है ये पूरा वर्ष, और भारत सरकार भी इस क्षण को बेहतर तरीके से लोगों तक डिलीवर करने का प्रयास भी कर रहे हैं लोग। तो कुछ पंक्तियां मैं रखता हूं कि शनै शनै ठहर ठहर पवन जी से पुकारता है, बादलों की ओट से गगन जी से निहारता। शनै शनै ठहर ठहर पवन जी से पुकारता है, बादलों की ओट से गगन जी से निहारता। अनेक बोलियां जहां अनेक भूषवेश है,
यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है, क्या बात है। यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है। एक बंद रखता हूँ। क्या है भारत? है मंदिरों में घंटियां, मीनार पर अजान है, कहीं है सूर्य की चमक, कहीं चमकता चांद है मंदिरों में घंटियां, मीनार पर अजान है, कहीं है सूर्य की चमक, कहीं चमकता चांद है। सुनो सुनो वसुंधरा भी नेह से निहारती है सुरसरी, हृदय बसी धरा को है संवारती। सुनो सुनो वसुंधरा भी नेह से निहारती है सुरसरी, हृदय बसी धरा को है निहारती। है संस्कृति अमिट, है संस्कृति अमिट, जहाँ की सभ्यता अशेष है, यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बहुत खूबसूरत। और आपके स्वर के साथ जो आपकी लिखी हुई ये गीत है, ये इतनी खूबसूरत लगी है कि शुक्रिया, हमारे जो शुक्रिया, दर्शक है, जो इस वक्त हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनका भी मन बहुत ही गदगद हो चुका होगा इस बेहद ही खूबसूरत से गीत को सुनकर। इसके साथ ही अब हम आपसे जानना चाहेंगे मुकेश जी कि जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में हमने कहा था और आपने भी बीच में बताया है कि एक तो पहले हम यदि बताएं कि आप दिल से कवि हैं और उसके साथ ही आप एक सरकारी पदाधिकारी भी हैं, तो काम और कविता दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, जैसा कि आपने बताया परिवार का बहुत सपोर्ट होता है, मगर फिर भी काफ़ी लोगों के लिए यदि हम देखें, जब जिन्हें लेखनी का भी शौक होता है या कोई भी चीज़ों का शौक होता है, जब एक बार वो अपनी नौकरी में आ जाते हैं, नौकरी पेशा होने के बाद कहीं ना कहीं जो उनका ये चीज़ होता है धीरे धीरे छूट रहा होता है, मगर आपने दोनों का ही हाथ बहुत ही अच्छे से थामे रखा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ थामे रखा है और थाम कर आगे भी बढ़ रहे हैं। जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की ये जो प्रेरणा है वो किस प्रकार से आपको मिलती है? सबसे बड़ी बात है कि आप जिस चीज़ में भी रुचि रखेंगे तो ये निसंदेह आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर आती हैं जी। और आप सबों का स्नेह प्यार, मित्रों का स्नेह प्यार और सबसे अधिक परिवार का सहयोग, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से बाहर हूँ, लेकिन घर की जो अहम जिम्मेदारी है वो आपके गृह मंत्रालय ने संभाल रखा है। तो उनको यहाँ से मैं बधाई भी प्रेषित करता हूँ कि आप घर संभाल रही हैं, इसलिए हम अपने काम को और अपने शौक को संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बेहद ही ज़रूरी भी होता है कि जब आपके साथी का साथ होता है तो आप बिल्कुल जो आपने सपना देख रखा है, जिस पथ पर आप अग्रसर रहते हैं, उस पथ पर आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद भी मिल रही होती है। इसके साथ ही चूंकि अब वक्त की कमी है हमारे पास, वरना आपके साथ जो ये बातचीत का सिलसिला है ये यूं ही जारी रहता, आपकी जो रचनाएं हैं ये हम यूं ही सुन रहे होते, मगर जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो युवा दर्शक जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल 2 शब्दों में बताएं प्लीज। संदेश सबसे पहला कि हम अपनी जड़ को पकड़े रहें जी। क्योंकि जब हमारा जड़ हमारी मिट्टी में मिला होगा तो पौधा तभी तक जीवित होता है। जी। जिस समय जड़ यदि मिट्टी को छोड़ देगा जी। तो पौधे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो कभी विशाल पेड़ नहीं बन सकता। तो मेरे सारे युवा साथी, हम कहीं देश के किसी कोने में रहें, पूरे विश्व के किसी कोने में रहें, लेकिन अपने अंदर उस गांव को, उस मिट्टी को जिंदा रखिए। निसंदेह आपको हमेशा वो एक नई ऊर्जा और आपको एक नई प्रेरणा भी देगा। बिल्कुल। इसके साथ ही मुकेश जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना वक्त दिया और इतनी सारी खूबसूरत रचनाएं हमें सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत। दर्शकों, आज हमने बात की बेहद ही खास मेहमान जो हमारे आज के थे, कवि सह सहायक इग्नू दिल्ली संजीव कुमार मुकेश जी के साथ। बहुत कुछ सिखला, बहुत कुछ बतला गए हमें, खासकर युवाओं के लिए जो संदेश दे गए कि हमें अपनी जड़ को पकड़ के रखना है, अपनी भाषा पर हमें, अपनी जो हमारी मातृभाषा है उस पर हमें गर्व महसूस करना है, गौरवान्वित महसूस करना है। और कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जिस मिट्टी में जन्मे और जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, उस मिट्टी का नाम हम देश
विदेश तक पहुंचाएं और जहां तक हमारे कदम जा रहे हैं, और इस बात को हम सुनिश्चित करें कि हमारे कदमों के साथ हमारी अपनी मिट्टी भी जरूर से जाए। इसके साथ ही दर्शकों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंत का और आपसे विदा लेने का।